एपिसोड 3 गुलमोहर पार्क, दिल्ली मित्तल रेजिडेंस। गुलमोहर पार्क की शांत गली में घने पेड़ों के बीच एक मॉडर्न सफेद विला खड़ा था, मित्तल रेजिडेंस। बाहर बड़ा सा लॉन था, जहां हर सुबह माली पौधों को पानी देता और हवा में गीली मिट्टी की महक घुल जाती। अंदर कदम रखते ही एक डिजाइनर दरवाजा नजर आता जिस पर बारीक फूलों की नक्काशी थी। विला का अंदरूनी हिस्सा डुप्लेक्स था। ऊंची छत, संगमरमर की सीढ़ियां और दीवारों पर परिवार की तस्वीरें टंगी हुई थीं। डाइनिंग हॉल के कोने में एक बड़ी सी टेबल पर रूही मित्तल बैठी थी। उसके हाथ में जैम टोस्ट था, आधा मुंह में और आधा प्लेट पर, और वो जल्दी जल्दी नाश्ता कर रही थी। पीछे खड़ी थी उसकी मां सुमन मित्तल, करीब 45 के आसपास, चेहरे पर गरिमा और आंखों में गहराई थी। कंधे तक बाल, हल्के से सजे हुए, साड़ी में सादगी और आत्मविश्वास दोनों झलकते थे। सुमन थोड़ा मुस्कराते हुए, रूही बेटा, धीरे धीरे खा। क्या हुआ, कहाँ जा रही है इतनी जल्दी कि जैम टोस्ट भी निगलने का वक्त नहीं। रूही जल्दी से बोलती हुई, माँ, आपको पता है मैं कल लेट क्यों आई थी ना? रास्ते में एक लड़की मिली थी, एक्सीडेंट हो गया था उसका। आज सुबह नील का फोन आया, उसने बताया कि उसे होश आ गया है। मैं उसी से मिलने जा रही हूँ। सुमन हाथ कमर पर रखते हुए, अच्छा, तो यही वजह है कि आज सूरज उगने से पहले तू उठ गई। मैं तो सोच रही थी कि ये चमत्कार कैसे हो गया कि आलस मैडम उठ गई। रूही थोड़ा मुंह बनाकर, पापा, आप सुन रहे हैं? मम्मा क्या बोल रही हैं कि मैं आलस मैडम हूँ? सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए जैन मित्तल मुस्कुरा दिए। जैन मित्तल का इंट्रोडक्शन। जैन मित्तल, जो रूही के पापा थे, करीब 50 साल के रहे होंगे। देखने में वो बिल्कुल भी अपनी उम्र के नहीं लगते थे। उनके काले बाल, चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी और छोटे छोटे बड उनके व्यक्तित्व को और भी आकर्षक बनाते थे। वो बिजनेस सूट पहनकर नीचे आ रहे थे। अरे, कौन है जी जो मेरी प्यारी सी प्रिंसेस के बारे में कुछ कह सके? मुस्कुराते हुए बोले जैन। सुमन जी ने घूरकर जैन जी को देखा। जैन थोड़ा हड़बड़ाए, रानी साहिबा, आप ऐसे क्यों देख रही हैं? मैंने कुछ गलत कहा क्या? बोलिए ना। सुमन हंस पड़ी, हाँ, गलती तो हमेशा मेरी ही होती है। जैन जी डाइनिंग टेबल की हेड चेयर पर बैठते हुए बोले, अरे आप गलत समझ रही हैं, मेरा वो मतलब नहीं था। फिर हल्के गुस्से में बोले, रूही, कल से तुम रोज सुबह जल्दी उठना, ओके? फिर सुमन जी की ओर देखकर मुस्कुराए, लो इसे समझा दिया। रूही ने फिर से मुंह बनाया और दोनों को देखकर बोली, माँ, आप भी ना हमेशा सुबह सुबह लेक्चर शुरू कर देती हैं। आप जानती हो ना मेरे सपने कितने बड़े बड़े होते हैं, इसलिए आंखें खुल ही नहीं पाती। सुमन हंसते हुए, लेक्चर नहीं, सलाह है। वैसे भी कितने बड़े बड़े सपने देखती हो तुम कि तुम्हें इतनी देर तक सोने दे देता है कोई? पता भी है सुबह उठने से कितना फायदा होता है। हमारी बॉडी में कितनी सारी प्रोटीन एक्टिव होती है सुबह उठने से। रूही ने प्लेट किनारे रखी, उठी और माँ को पीछे से गले लगा लिया। ठीक है माँ, जब शाम को लौटूंगी तब पूरा लेक्चर सुन लेना। अभी चलती हूँ, बाय। फिर रूही जैन जी के पास गई और उनको गले लगाकर बोला, ओके पापा बाय, मैं जल्दी आ जाऊंगी, ठीक है घर? फिर जैन जी ने बोला, ठीक है प्रिंस, बाय, और अच्छे से ड्राइविंग करना, ठीक है? रूही ने बोला, ठीक है पापा। फिर वो घर से निकल गई, अपने घर में जाकर बैठ गई और चली गई। ताज होटल में अभय ने शौर्य का हाथ मुड़ा हुआ था और अभय का पैर बेड के दूसरे सिरे पर टिका हुआ था और तभी कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर एक शख्स दाखिल हुआ जिसने सफेद रंग का 3 पीस सूट पहना हुआ था। उसके सूट के कॉलर पर सुनहरे धागों की कढ़ाई थी, बाल सलीके से सजे हुए, और दाहिने हाथ में एक महंगी घड़ी चमक रही थी। उसकी आंखों पर सोने की किनारी वाला नजर का चश्मा था, जिससे उसकी शख्सियत और भी परिपक्व और गंभीर लग रही थी। और उसने अभय और शौर्य को इस तरह देखकर एक गहरी सांस लेता है। जैसे ही वह अंदर आया, अभय और शौर्य दोनों की नज़र उसी पर टिक गई। शौर्य ने घबराए आवाज में कहा, आदिल, मुझे बचा ले, देख ये क्या कर रहा है मेरे साथ। अभय का और शौर्य का तीसरा दोस्त है, आदिल कोठारिया का इंट्रोडक्शन।
आदिल कोठारिया की उम्र लगभग 29 या 30 साल का है। आदिल दो भाई हैं जो उसे कुछ साल छोटा है। आदिल स्वभाव शांत, संयमी, लेकिन भीतर से बहुत भावनात्मक और गहराई से सोचने वाला। कॉलेज में अभय, शौर्य और आदिल तीनों वही साथ पढ़ते थे। फिर डॉक्टर की पढ़ाई करके आदिल ने आगे चलकर फैमिली हॉस्पिटल संभालने लगा और वहां आदिल देश का सबसे बड़ा डॉक्टर है और वह अभय और शौर्य का सबसे अच्छा दोस्त भी है। तीनों हमेशा एक साथ रहते और कभी कभी तीनों अपनी दिल का बात शेयर भी करते हैं। अब आगे। आदिल राठौर ने दोनों को कुछ सेकंड तक बिना कुछ कहे देखा। उसकी नज़र पहले शौर्य के मुड़े हुए हाथ पर गई, फिर अभय के चेहरे पर जहां गुस्से और शैतानी हंसी का मिला जुला भाव साफ झलक रहा था। तुम दोनों अब बस करो। आदिल की आवाज से कमरे में कुछ समय के लिए सन्नाटा छा गया। सिर्फ सी की हल्की आवाज और शौर्य की कराह सुनाई दे रही थी। फिर आदिल ने अभय को देखा और कहा। आदिल ने गहरी सांस लेकर धीरे से कहा, बस करो अभय, बेचारे का हाथ टूट जाएगा। आदिल की आवाज सुनकर अभय ने शौर्य का हाथ ढीला करके छोड़ दिया। शौर्य ने सीधा होकर अपना दायां हाथ पकड़ा और बिना आंसू के रोने लगा। वह बोला, इस डेविल ने मेरा हाथ तोड़ दिया, और रोने लगा। शौर्य की ये बात सुनकर अभय ने उसे घूरकर देखना शुरू किया। अभय की घूरती नज़र देखकर शौर्य थोड़ा शांत हो गया। फिर आदिल ने कमरे को इधर उधर देखना शुरू किया। वह जैसे कुछ ढूंढ रहा था, मानो किसी खबर की पुष्टि कर रहा हो। जब आदिल ऐसा कर रहा था तब अभय की नज़र आदिल पर पड़ी और उसने कहा, तुम इधर उधर क्या देख रहे हो? आदिल ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। आदिल की ये बात सुनकर शौर्य की आंखें फैल गई और वह धीरे धीरे दोनों की नज़रों से बचते हुए दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। अभय ने पूछा, तुम क्या ढूंढ रहे हो? आदिल ने जवाब दिया, मैंने सुना है कि तुमने रोजी से शादी कर ली। आदिल की ये बात सुनकर अभय हैरानी से आदिल को देखने लगा। सिटी हॉस्पिटल के एक केबिन में एक लड़का वॉकिंग चेयर में बैठा हुआ था और उसके हाथ में एक काले रंग की फाइल थी जिससे वह पढ़ रहा था। फिर उसे केबिन के दरवाजे को खोलकर रूही अंदर आई और कहा, नील, अब वह लड़की कैसी है? फिर नील ने उसे फाइल को बंद करके रख दिया और वह रूही को देखा और कहा, रूही तुम मेरे साथ चलो, मैं दिखाता हूँ कि वो लड़की को दिखता हूँ। चलो मेरे साथ। फिर रूही और नील दोनों एक वार्ड में गए जहाँ एक लड़की नर्स से बात कर रही थी। वह लड़की देखने में लग रहा था वो कुछ कन्फ्यूजन में थी, नर्स से कुछ समझे जा रही थी और वो लड़की का रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं और मैं कहाँ हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रूही ने जब ये बात सुन तो वह हैरानी से नील को देखने लगी और कहा कि ये लड़की क्या कह रही है। नील ने कहा, मैं इसका मेडिकल फाइल देखा तो पता चला कि शायद एक्सीडेंट होने के कारण इसकी याददाश्त चली गई है और इसे कुछ भी याद नहीं है, ना ही इसका नाम और ना ही यह कहाँ रहती है, कुछ भी नहीं से याद है। बस मुझे नर्स ने मुझे ये दिया है। नील ने अपने वाइट कलर के को से एक में टेक का बैंड निकला जहाँ पर लिखा हुआ था अनोखी। बस यही चीज से इसका नाम पता चल रहा है कि इस लड़की का नाम अनोखी है और इसके अलावा मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। रूही ने नील की बात सुनकर अनोखी की तरफ देखा जो इस वक्त उन्हें दोनों को कंफ्यूज होकर देख रही थी। रूही ने हल्की सी स्माइल की, अनोखी की तरफ देखा और कहा, हाय, मेरा नाम रूही है। अनोखी रूही की तरफ देखकर थोड़ा सा असमंजन हो गई थी। रूही ने कहा कि तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ करूंगी नहीं, ठीक है, तुम शांत हो जाओ। ओके। रूही धीरे धीरे करके अनोखी के पास गए और उसका हाथ पकड़कर और उसकी बात सहलाकर कहा, तुम शांत हो जाओ। ओके। रूही का ऐसा करके अनोखी पता नहीं क्यों उसे थोड़ा अच्छा लग रहा था। वह थोड़ा सा जूही को देखकर स्माइल की। रूही ने भी उसको देखकर स्मॉल किया। फिर नील ने कहा, अनोखी अभी तुम्हें कैसा लग रहा है? जब अनोखी ने अपना नाम नील के मुंह से सुनकर थोड़ी देर अनोखी नील की तरह देखने लगी और थोड़ा सा उसका होठ फड़फड़ाने लगी। नील थोड़ी देर समझ नहीं पा रहा था कि अनोखी को क्या हुआ। फिर नील ने सोचा शायद अनजान लोग से मिलकर थोड़ा असहज हो रहा होगा। मैंने कहा, मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ जो तुम्हारा मैंने इलाज किया है, थोड़ा स्माइल करके कहा। और अनोखी ने कुछ देर के लिए अपने आंखों को जल पाले और उसे भी थोड़ी स्माइल करके देखी।
फिर रूही ने बेड के बगल वाले चेयर में बैठ गई और उसने अनोखी का हाथ धीरे से पकड़कर कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी याददाश्त धीरे धीरे करके आ जाएगी, ठीक है। तुम बेवजह कंफ्यूज मत हो, तुम्हारे साथ मैं हूँ, डॉक्टर नील है, ठीक है, हम दोनों तुम्हारे साथ हैं, ओके, तुम चिंता मत करो। अनोखी जब रूही का बात सुनकर थोड़ा अच्छा लगने लगा, जैसे उसे कितने सालों के बाद ऐसा बात सुनने को मिला हो। थोड़ी देर उसकी गहरी नीली आंखों से थोड़ी नमी से छाने लगी। जब रूही ने अनोखी की नीली आंखों से नमी देखी तो उसने अपना हाथ से अनोखी की आंखों पर ले जाकर उसकी आंसू को पहुंच दी और कहीं कि इतनी खूबसूरत आंखों से आंसू अच्छे नहीं लगते हैं, ठीक है। अनोखी जब रूही की बात सुनी तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और जब अनोखी को मुस्कुराते हुए रूही ने देखा तो रूही की भी होठों पर मुस्कुराहट आ गई। ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच एक नई दोस्ती की शुरुआत हो गई हो। और हाँ दोस्तों, आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके बताना ओके कि स्टोरी आप सबको कैसे